तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की जंग नहीं है, ये पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट, इन्फ्लेशन और ट्रेड को इफेक्ट कर रही है और जितनी लंबी ये खिंचती है उतना ही असर गहरा होता जाएगा। सत्ता परिवर्तन हो जाए, सरकार गिर जाए, वो घुटनों पर आ जाए, इसका कोई बहुत क्रेडिबल एविडेंस दिखाई नहीं देता। तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर अमेरिका ऑयल प्राइस या सप्लाई को लेकर दबाव डालना चाहता है तो चाइना के पास बहुत बड़ा बफर पहले से ही मौजूद है। एक्सपर्ट्स का लेकिन ये कहना है कि इस जंग ने पूरे रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बदल दिया है। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध में। युद्ध किसी तरह से ख़त्म होने का रास्ता नहीं निकल रहा है। अलग अलग नए ऑफ रैम्प्स या साइलेंट एग्जिट की जो कोशिशें हैं वो समय समय पर दिखाई देती हैं। अब एक और बड़ी कोशिश अमेरिका द्वारा की जा रही है और उसी का विश्लेषण आज हम करेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज डिसमेंटल्ड ईरान्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, डिस्ट्रॉयड नियरली 100% ऑफ इट्स मिलिट्री फैक्ट्रीज एंड बरीड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। वी आर नाउ एंटरिंग द एंड गेम as dawn begins an economic D-Day, the single greatest financial offensive ever marshaled against an adversary। यानी इतना बड़ा हमने इकोनॉमिक सैंक्शंस, इतना बड़ा आर्थिक हमला अपने किसी भी प्रतिद्वंदी पर अभी तक नहीं लगाया है जितना बड़ा ये हमला हम ईरान पर करने वाले हैं। ये इतना बड़ा इकोनॉमिक D-Day होने वाला है, डूम्सडे, ऐसा हम कुछ करने वाले हैं जो ईरान के लिए एक इतना बड़ा हमला साबित होगा जो हमने अब तक कभी नहीं किया था और किसी के खिलाफ नहीं किया था। वो हम अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ करने वाला है। तो क्या वाकई ये इतना बड़ा हमला होगा जो ईरान को घुटनों पर ला देगा? बड़े बड़े अल्फाज हैं। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इस युद्ध में शुरुआत से बड़ी बड़ी बातें की जाती रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर हम जानते ही हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत सी बड़ी बातों पर वो अमल भी कर लेते हैं, फिर यू टर्न भी कर लेते हैं और कभी कभी अमल नहीं भी करते हैं, उससे पलट भी जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन ज़मीन पर वो प्रभावी उस तरह से हो पाएगा या नहीं जैसा वो कह रहे हैं, यानी उसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, क्योंकि दावे तो बहुत से हैं। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि 3 सीधे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की ज़रूरत है और हम कोशिश यही करेंगे, मैं कोशिश ये करूँगी कि हम अपने इस वीडियो में ये जो 3 अहम बिंदु हैं, ये जो बड़ा इकोनॉमिक D-Day अनाउंसमेंट है अमेरिका द्वारा, उसका क्या असर होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका क्या कर सकता है और वो एक्चुअली करेगा क्या, यानी क्या क्या उसके स्कोप में है करना इस आर्थिक हमले को करने के लिए, और क्या वो एक्चुअली करने वाला है। दूसरा हिस्सा है कि ईरान क्या कर सकता है और क्या वो एक्चुअली करेगा, यानी कहेगा तो बहुत कुछ लेकिन करेगा क्या वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो है जो सीधा असर करेगा हम सबको भी और दुनिया को भी। और तीसरा सवाल ये कि इस पूरी जंग में कौन साथ देगा, यानी अभी तक की जो जंग थी उसके अलावा जो ये आर्थिक जंग है जिसकी शुरुआत अमेरिका कर रहा है, इसमें कौन से देश साथ देंगे, कौन दूरी बनाएगा, कौन न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड की बात कर रहे हैं बेसेंट, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, उसको लागू करने के लिए आपको बहुत से मुल्कों का साथ चाहिए होगा। उन पर आप दबाव की राजनीति इख्तियार करेंगे, उनको आप दबाव डालकर उनको मनवाएंगे, वो खुद मानेंगे या नहीं मानेंगे, किस तरह से इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की ज़रूरत है। तो बेसेंट ने अपने एक ओपेड में, उन्होंने एक ओपेड लिखा फाइनेंशियल टाइम्स के लिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सीवर करना है हर इकोनॉमिक लाइफलाइन को जो सस्टेन करती है टायरानिकल रिजीम अंटिल तेहरान स्टैंड्स अलोन, यानी तब तक हम उसकी हर लाइफलाइन को ख़त्म करेंगे तब तक जब तक कि ईरान बिल्कुल अकेला ना खड़ा रह जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, इसमें भी उन्होंने कहा है, वी आर गोइंग टू कोलैप्स दिस रेजीम, यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, वी आर गोइंग टू स्क्वॉश द इकोनॉमी ऑफ दिस मर्डरस रेजीम। यानी इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो स्ट्रैटेजी है वो 1-2 पंच बताया उन्होंने, यानी ब्लॉकेड भी होगा और सैंक्शंस भी होंगे, यानी 2 पंच वो करने वाले हैं
ईरान के ऊपर एक तरफ ब्लॉकेड जो अभी भी है उसको जारी रखेंगे और दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर उस पर हमला करेंगे। तो इसका जो उदाहरण उन्होंने दिया कि ये कहाँ पर इससे पहले वो कर चुके हैं, उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है वेनेजुएला और क्यूबा का उदाहरण। उन्होंने कहा है कि इट वर्कड इन वेनेजुएला वंस, वी पुट द ब्लॉकेड, इट इज़ वर्किंग इन क्यूबा राइट नाउ एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क इन ईरान। हालांकि ये जो वो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो आप ईरान के साथ उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पर ये लिखा कि एनी कंट्री दैट अलाउज इट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस, एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट एंटिटीज टू प्रोवाइड एनी type of lifeline to Iran will itself face tremendous economic consequences। तो अगर कोई भी आप मदद करेंगे, किसी भी तरह की मदद करेंगे, तो फिर आपके ऊपर भी बहुत से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसेंट, जिसकी मैं जिक्र कर रही थी, कि वेनेजुएला और क्यूबा का उदाहरण देख रहे हैं। देखिए वहाँ हमने ये किया और उसका असर हुआ है, यही हम ईरान में करने वाले हैं। लेकिन तुलना क्या की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर एग्जाम्पल है। क्यूबा पर 60 साल से एम्बागो है, लेकिन वहाँ पर अभी भी उनकी जो सत्ता है वो बरकरार है, उसको कुछ नहीं वो कर पाए हैं। वेनेजुएला में मादुरो ब्लॉकेड के बावजूद सत्ता में बने हुए थे तब तक, जब तक कि सीधा इंटरवेंशन नहीं किया अमेरिका ने। तो जिस तरह के वो उदाहरण दे रहे हैं बेसेंट, उससे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत इफ़ेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं। अब तो ज़मीन पर इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक डूम्सडे लाने वाले हैं तेहरान के लिए, ईरान के लिए, तो क्या वो वाकई ऐसा होगा? क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है उसमें ऐसा हुआ नहीं है कि आप इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से एक सरकार कोलैप्स कर जाए। उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बहुत सा फ़र्क पड़े, लेकिन सत्ता परिवर्तन हो जाए, सरकार गिर जाए, वो घुटनों पर आ जाए, इसका कोई बहुत क्रेडिबल एविडेंस दिखाई नहीं देता। तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसेंट ने हालांकि अपने लेख में बहुत से सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आपने जो सेक्टर्स हैं जिन पर आपको लगाम लगाने की ज़रूरत है उन्हें आइडेंटिफाई तो आपने ठीक किया है। उन्होंने कहा है कि एक्सचेंज हाउसेज हैं, फ्री ट्रेड जोन्स हैं, फ्लाइट रजिस्ट्रीज़ हैं, सी बोर्न फ्यूल ट्रांसफ़र्स हैं, ये सब हमारे टारगेट पर होगा। तो वो जहाँ जहाँ टारगेट करना चाहिए उसको पॉइंट आउट तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे मुल्कों का नाम लेने से बच रहे हैं, सीधे कंट्रीज़ का नाम नहीं ले रहे हैं। वो नाम नहीं ले रहे हैं ऐसे देशों का जो ईरान को अभी तक मदद कर रहे थे, जो सैंक्शन इकॉनमी ईरान की है उसको सस्टेन करने में उसके इनेबलर्स थे, जैसे चाइना, यूएई, टर्की, सिंगापुर, ओमान, इराक, यमन, लेबनान। ये सारे देश अलग अलग तरह से ईरान की मदद करते रहे हैं उन सैंक्शंस को बाईपास करने में, जो सैंक्शंस अमेरिका ने इतने सालों में उस पर लगाए हैं। तो ऐसे कोई बहुत नए सैंक्शंस अमेरिका ईरान पर नहीं लगा सकता जो कि पहले ईरान के ऊपर नहीं लगाए गए थे। बहुत से सैंक्शंस ईरान के ऊपर हैं और उसके हर सेक्टर पर सैंक्शंस हैं जो अमेरिका इतने सालों के दौरान लगा चुका है। अब तो अमेरिका सिर्फ ये कर सकता है कि वो बाकी देशों के ज़रिए जो बाईपास इकॉनमी एक बनाई थी उन्होंने, जो सैंक्शन इकॉनमी बनाई है ईरान ने, उसकी जो लाइफलाइन है उसको ख़त्म करे। जैसे उन्होंने यूएई की तरफ से यूएई ने कहा कि हम सब तरह का ट्रेड बंद कर रहे हैं, हम किसी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे ही कदम बाकी मुल्क भी उठाएंगे तो शायद इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा? तो अब बात करते हैं अमेरिका के पास क्या टूल हैं जो नया है। सिर्फ एक नेवल ब्लॉकेड अभी तक है उसके पास। अप्रैल में ये ब्लॉकेड शुरू हुआ था, जून में इस्लामाबाद एमओयू के बाद इसे हटाया गया और जुलाई में डील टूटने के बाद इसे दोबारा लगा दिया गया। सिर्फ जुलाई के बाद से सेंटकॉम ने अपने डेटा के मुताबिक जो जानकारी दी है उसका कहना है कि 55 कमर्शियल जहाज़ को उन्होंने वापस भेजा है, 3 को डिसेबल किया गया है और 2 को बोर्ड किया गया। अब इस ब्लॉकेड का रियल कॉस्ट भी आप समझ लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक वो बता रहे हैं कि ऑयल टैंकर के ही प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। लार्जेस्ट क्लास के जो टैंकर हैं उनकी जो कीमत है वो $130 मिलियन से ज़्यादा हो गई है, जो 2008 के बाद से सबसे ज़्यादा है। गल्फ कंट्रीज़ जैसे यूएई और कुवैत अपने खुद के टैंकर्स खरीद रहे हैं ताकि अपना ऑयल वो खुद ट्रांसपोर्ट कर सकें। सऊदी अरेबिया की जो शिपिंग कंपनी है, बाहरी का जो फ्लीट है, वो रिकॉर्ड 107 वेसल्स तक पहुंच गया है। यानी बाकी जो वेसल्स थे वो नहीं आ रहे हैं और उनकी कीमत बढ़ रही है। अब इन देशों को अपने वेसल्स खुद खरीदने पड़ रहे हैं ताकि वो अपना तेल उनके ज़रिए भेज सकें। एक और दिलचस्प बात है, ईरानियन अटैक्स की वजह से एडनॉक के शिप्स पर जो पहले 10 दिन में एक बार हमला होता था, अब रफली हर दिन वो हमला हो रहा है। मतलब टेंशन सिर्फ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जो पहले कुछ दिनों में हमला होता था, अब वो हर दिन एक हमला होता है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तरीका गल्फ कंट्रीज़ ने ब्लॉकेड के बावजूद ऑयल बाहर भेजने के लिए निकाला था उसे शटल ट्रेड कहते हैं।
छोटे टैंकर्स ट्रांसपॉन्डर बंद करके चुपके से हॉर्मुज क्रॉस करते हैं, फिर बाहर दूसरे बड़े जहाज में कार्गो ट्रांसफर कर देते हैं ताकि ऑयल का ओरिजिन छिपाया जा सके। ब्लूमबर्ग और एनर्जी एनालिस्ट के मुताबिक यही ट्रेड दुनिया की ऑयल सप्लाई को पूरी तरह कोलैप्स होने से बचा रहा था। रफली 80 लाख बैरल रोज इसी तरीके से बाहर भेजे जा रहे थे। अब ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, जिसे अमेरिका ने पहले ही मई में सैंक्शन कर रखा है, उसने ये ऐलान किया कि कोई भी जहाज जो किसी ब्लैकलिस्टेड शिप के साथ शिप टू शिप ट्रांसफर करेगा उसे खुद भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उस पर फाइन लग सकता है, उसे डिटेन किया जा सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ईरान ने सीधा उस एग्जैक्ट लूप होल को टारगेट कर दिया है जो दुनिया का ऑयल सप्लाई चला रहा था। अगर ये एनफोर्स होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्लोबल सप्लाई में एक और बड़ा धक्का लगेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पर, चाइना। चाइना ईरान के क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट का लगभग 80 से 90% खरीदता है। बिना चाइना के कोऑपरेशन के बेसेंट की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जिसे वो इकोनॉमिक डी-डे कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। चाइना ने क्या कहा है, उनका जो बयान है वो दिखा रहा है कि चाइना क्या लाइन लेने वाला है। फॉरेन मिनिस्ट्री जो स्पोक्स पर्सन है उनके, लिन जियांग, उन्होंने कहा है कि जब सब पार्टीज को रैशनैलिटी और रिस्ट्रेन से काम लेना चाहिए और सैंक्शन से कोई मसला हल नहीं होता है। साथ ही चाइना ने यह भी कहा कि वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। मतलब चाइना ने साफ मना कर दिया है कोऑपरेट करने से। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है जिसकी बात हो रही है दुनिया में, वो है ऑयल रिजर्व्स का एंगल। अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो अब सिर्फ 298.7 मिलियन बैरल्स तक रह गया है। 1983 के बाद ये सबसे कम लेवल है। दूसरी तरफ आप चाइना की अगर बात करें तो उसके पास कितना ऑयल रिजर्व है, एस्टिमेट है अभी एक 1.4 बिलियन बैरल्स का रिजर्व उसके पास है, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चाइना 2025 से ही रोजाना 11 लाख बैरल अपने रिजर्व्स में ऐड कर रहा था। ईरान वॉर शुरू होने से पहले से ही वो ऐसा करता रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका ऑयल प्राइस या सप्लाई को लेकर दबाव डालना चाहता है तो चाइना के पास बहुत बड़ा बफर पहले से ही मौजूद है। वो लंबे वक्त तक ये प्रेशर झेल सकता है बिना अपनी इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए हुए। चाइना ने अपनी इंपोर्ट्स भी कम कर दिए हैं जंग शुरू होने के बाद से, ताकि अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल वो सोच समझ कर सके। ये दिखाता है कि चाइना ने इस पूरी सिचुएशन के लिए सालों पहले से प्लानिंग की थी, जबकि अमेरिका का अपना रिजर्व खाली हो रहा है। अब ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो पहले से कहीं ज्यादा सीधा और साफ है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने कहा है कि इफ द इकोनॉमिक वॉर कंटिन्यूज, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल विल बी एक्सपोर्टेड नाइदर थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर फ्रॉम एनीवेयर इन द पर्शियन गल्फ। ईरान विल रिगार्ड एनी कंट्रीज पार्टिसिपेशन और सपोर्ट फॉर अमेरिकाज इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट द ईरानियन पीपल एज एन एक्ट ऑफ वॉर। क्या वो कह रहे हैं, हम एक बूंद भी तेल पर्शियन गल्फ से बाहर नहीं जाने देंगे, किसी देश से बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जा रहा हो या किसी और रास्ते से बाहर जा रहा हो। और अगर कोई भी देश ऐसा करता है जिसमें कि वो हमारे खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने में मदद करते हैं तो हम इसे एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ये ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर करने जैसा होगा। तो ईरान बहुत साफ अपनी बात कह रहा है। ये स्टेटमेंट 2 लेवल पर बहुत बड़ा है। पहला, ईरान सिर्फ अपना हॉर्मुज की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हॉर्मुज से नहीं जाने देगा ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है पर्शियन गल्फ का ऑयल एक्सपोर्ट रोकने की बात कर रहा है। यानी कोई कहीं से भी कोई भी तेल पर्शियन गल्फ से बाहर नहीं जाएगा। मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत जैसे दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका तेल भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, कोई भी कंट्री जो अमेरिका के साथ इकोनॉमिक वॉर में साथ देता है उसे ईरान एक्ट ऑफ वॉर मानेगा अपने खिलाफ। ये अब सिर्फ अमेरिका ईरान का मामला नहीं रह जाएगा। इसके बाद ये पूरी गल्फ रीजन को एक थ्रेट में डाल सकता है, जो ईरान कह भी रहा है। और ईरान के पास विकल्प भी यही है कि वो अमेरिका, और वो अभी तक इस युद्ध में भी ये करता रहा है कि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए वो उसके एलाइज और रीजनल एलाइज पर दबाव बनाता है, ताकि वो जो दबाव है वो अमेरिका महसूस करे और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़े। लेकिन इसी हफ्ते
एक और दूसरा ट्रैक भी है जो चल रहा है जिसे हमें समझना चाहिए। यानी एक तरफ अमेरिका ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा है, ये कह रहा है कि हम इकोनॉमिक डी ले आएंगे ईरान के लिए, हम बड़े बड़े ऐलान कर देंगे, हम घुटनों पर ले आएंगे ईरान को, आर्थिक प्रतिबंध इस तरह के लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि दूसरी तरफ एक डिप्लोमेसी का जो ट्रैक है वो भी चल रहा है और अग्रेसिवली उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुँचे हैं, उनका इस साल का ये तीसरा या चौथा ट्रिप है वहाँ का। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरान को, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया कि मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो था उसमें ईरान को इनवाइट किया गया था। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि आधिकारिक तौर पर उन्हें शामिल करने के लिए इन्वाइट किया गया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि रीजन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सिक्योरिटी को लेकर हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। सऊदी अरबिया, टर्की और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस पैक्ट हुआ था और इसको लेकर ऐसी खबरें अब सामने आ रही हैं कि ईरान को भी इसमें इनवाइट किया गया। ईरान की तरफ से ये एक बयान आया था, हालांकि जो आधिकारिक बयान है ईरान का वो इससे अलग है। एक्सपर्ट्स का लेकिन ये कहना है कि इस जंग ने पूरे रीजन के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बदल दिया है। मतलब पुरानी सिचुएशन वापस कभी आने वाली नहीं है। उनके मुताबिक रीजन के जो तमाम देश हैं वो अब एक नए स्टेटस को के लिए तैयार हो रहे हैं। चाहे कोई फाइनल सोल्यूशन ना निकले, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के जो ये इंगेजमेंट्स हैं वो इसी नए आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं और इसको लेकर ईरान से भी किसी तरह की बातचीत तो हो रही है। अगर वो बातचीत हो रही है यानी अब आगे आने वाले समय के लिए ये तमाम देश अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मतलब ये है कि जंग खत्म होने के बावजूद ये जो रीजन है वो अपने आप को एक नए नॉर्मल के लिए तैयार कर रहा है और उस नए नॉर्मल में ईरान के साथ इंगेजमेंट एक अहम हिस्सा है। ईरान का आइसोलेशन उसका हिस्सा नहीं है, ईरान के साथ इंगेजमेंट है और ईरान के साथ अगर इंगेजमेंट है तो फिर ईरान के ख़िलाफ़ इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं कि उसे कितना इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट करेंगे ये देखना होगा। अब सीधा जवाब आपको दे देते हैं, अमेरिका क्या कर सकता है इसको लेकर। सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकते हैं उन कंट्रीज़ पर जो ईरान का तेल ख़रीदेंगे या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लॉकेड को और लंबे समय तक कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी अमेरिका ये भी कर सकता है और अभी तो कर ही रहा है। चाइना, टर्की, यूएई जैसे जो इनेबलर्स हैं या तो वो बंद कर दें अपना व्यापार पूरी तरह से ईरान के साथ, अगर बंद नहीं करते हैं तो फिर वो टारगेट हो सकते हैं, उन पर आप सेकेंडरी सैंक्शंस और टैरिफ्स लगा सकते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली करेगा ये अलग बात है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाना मतलब दुनिया को एक ऐसे हम मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां पर दो बड़ी इकोनॉमीज़ दुनिया की, उनके बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जबकि अमेरिका अपने ट्रेड डेफिसिट से जूझ रहा है, अपने डेफिसिट को वो महसूस कर रहा है, जिसका दबाव वो पहले से महसूस कर रहा है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, वो दबाव भी उनके ऊपर है। अमेरिका का अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व खाली हो रहा है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो अमेरिका के पास अपनी खुद का जो कुशन था वो बहुत कम रह गया है, वो कुशन उस तरह का नहीं है जो पहले था। ब्लॉकेड को लंबे समय तक मेंटेन करना महंगा सौदा है और नेवल एसेट्स पर इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है जिसे अमेरिका महसूस कर रहा है, हालांकि वो उसे लंबे समय तक रख सकता है। तो हकीकत ये है कि अमेरिका के पास पेपर पर बहुत से टूल्स हैं, बहुत से लीवर्स हैं, जैसे बेसेंट कहते हैं कि हम बहुत से लीवर्स घुमा सकते हैं, अभी हम बहुत सा दबाव डाल सकते हैं, तो बहुत से टूल्स हैं, बहुत से लीवर्स हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल करने की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। क्या उस तरह की कीमत चुकाने के लिए भी अमेरिका तैयार है? और उस कीमत का जो नतीजा निकलेगा उसके लिए क्या दुनिया तैयार है? तो आप जब ये जो टूल्स और ये जो लीवर्स आप पुश करते हैं तो फिर उसका एक दबाव आप खुद भी महसूस करते हैं, आप दुनिया भी महसूस करती है और फिर वो दबाव वापस आपके पास आता है। तो फिर आप वो कितने लंबे समय तक कर पाएंगे? आपके पास ऑन पेपर वो टूल्स हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या कितनी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सवालों के घेरे में होता है। अब ईरान की बात भी कर लेते हैं। ईरान क्या कर सकता है? पूरे पर्शियन गल्फ का ऑयल एक्सपोर्ट रोकना, ऐसा वो कह रहे हैं, जैसे रज़ाई ने कहा है। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, पूरा नहीं शायद रोक सकते हैं, लेकिन शटल ट्रेड वाले लूप होल को पूरी तरह बंद करने की रणनीति वो बना रहे हैं और इस पर उन्होंने कदम आगे बढ़ाए हैं। यानी वो कहीं पर तो नुकसान पहुंचाएंगे, पूरी तरह से शायद नहीं बंद कर पाएँ, लेकिन ये जो शटल ट्रेड है इसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, तो जो दबाव है वो बढ़ेगा। अमेरिका के जो नेवी एसेट्स हैं उन पर सीधा हमला कर सकते हैं, जैसा वो पहले भी कर चुके हैं। रीजनल प्रॉक्सीज़ को और एक्टिवेट कर सकते हैं।
सवाल यह है कि एक्चुअली करेंगे क्या। पूरे गल्फ ऑयल एक्सपोर्ट को रोकना ईरान के लिए संभव नहीं है। वो अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत भी कर रहा है, डिप्लोमेसी को भी आगे बढ़ा रहा है, तो वो हर किसी को दुश्मन भी नहीं बनाना चाहता है। सऊदी अरबिया या कतर जैसे देशों के साथ वो संबंध बेहतर बनाना चाहता है। हालांकि यूएई या कुवैत के साथ वो हो सकता है कि टकराव की स्थिति को आने दे। तो ईरान एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा, जिसमें डिप्लोमेसी भी होगी और ऐसे भी देश होंगे जिन्हें वो सीधे टारगेट करेगा, जिनको वो मानता है कि वो अमेरिका के प्रॉक्सीज की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा मुमकिन ये है कि ईरान बहुत सेलेक्टिव एस्केलेशन करेगा, मतलब सिर्फ उन जहाज़ों को टारगेट करे जो डायरेक्टली अमेरिका के साथ जुड़े हैं, या वो उन देशों के साथ जुड़े हैं जो सीधे अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा गल्फ बंद करने जैसी रणनीति वो नहीं इख्तियार करेगा, या वो शटल ट्रेड जो वेसल्स करते हैं उनको टारगेट करेगा। इस तरह की सेलेक्टिव एस्केलेशन की तरफ वो आगे बढ़ेगा, लेकिन एस्केलेशन की तरफ तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा वो डिप्लोमेसी का जो रास्ता है उसे लगातार इख्तियार किए हुए है, यानी संवाद वो बना रहा है अपने पड़ोस के देशों के साथ, ताकि एक पोस्ट अमेरिका का जो सिनेरियो अगर इस रीजन में बनता है तो उसमें ईरान को लेकर किसी तरह का डर ना हो इन देशों में। ये मैसेज वो बार बार देने की कोशिश कर रहा है। रज़ाई का जो स्टेटमेंट है वो भी आप सुन लें। उन्होंने कहा है कि हम दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, यानी डिप्लोमेसी भी साथ साथ चलेगी और अगर एस्केलेशन की कहीं ज़रूरत होगी तो वो भी होगा, तो दोनों काम वो करेंगे। ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है लेकिन कि इस इकोनॉमिक वॉर में कौन किस तरफ खड़ा होगा, यानी कौन कौन से देश किधर किधर खड़े होंगे, कौन कोऑपरेट करेगा, कौन एब्सटेन करने की कोशिश करेगा। तो क्या गुंजाइश बनती है? चाइना, जिसका 80 से 90% ईरान के साथ ट्रेड है ऑयल को लेकर, वो खुले तौर पर रिस्ट्रेन की बात कर रहा है और अपना खुद का बड़ा ऑयल रिजर्व बनाकर रखा है ताकि प्रेशर वो झेल सके। तुर्की की अगर बात करें तो खुद ईरान को ऐसा कहा जा रहा है कि डिफेंस पैक्ट में इनवाइट करने की वो बात कर रहा है, सीधे तौर पर ना कर रहा हो लेकिन कोवर्ट तौर पर ही ईरान के साथ बातचीत का रास्ता है वहाँ पर खुला हुआ। ओमान हॉर्मूज़ पर ईरान के साथ सीधा डील कर रहा है, निगोशिएट कर रहा है, मीडिएटर का रोल भी निभा रहा है, तो वो भी बहुत सख्त रुख अख्तियार नहीं करेगा। इराक, यमन और लेबनान, इनकी अपनी जो सरकारें हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और ईरान के साथ इनके पुराने इनफॉर्मल इकोनॉमिक लिंक्स हैं। पाकिस्तान भी एक एक्टिव मीडिएटर है, ईरान पर प्रेशर डालने की जगह वो शांति की कोशिश कर रहा है। तो मिक्स्ड रिएक्शन होगा या कंडीशनल होगा। यूएई ऑफिशियली अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन एडनॉक का शटल ट्रेड सिस्टम ही वो मैकेनिज्म है जिसे ईरान अब टारगेट कर रहा है। मतलब यूएई खुद इस ग्रे जोन में फंसा हुआ है ईरान के साथ। सऊदी अरबिया हॉर्मूज़ को खुलवाना चाहता है अपनी इकोनॉमी के लिए, मक्का पैक्ट के थ्रू ईरान से भी रिश्ता बनाकर रखना चाहता है, यानी ईरान के साथ भी एक फ्यूचर सिक्योरिटी थ्रेट ईरान ना बने और उसके साथ एक को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाई जा सके, उस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मिलिटरली अभी भी ईरान के साथ टकराव की स्थिति भी है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एम्बिग्विटी है। कोऑपरेट करने की ज़्यादा संभावना किन की है? कुछ देश हैं ऐसे जो ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, जैसे यूएई कोऑपरेट करेगा, सिंगापुर जो फाइनेंशियल हब है वो मदद कर सकता है, तो कुछ हैं देश जो मदद करेंगे, लेकिन बाकी तमाम देश सीधे तौर पर या तो मदद नहीं करेंगे या फिर थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। मतलब पूरी तस्वीर ये है कि जो कंट्रीज़ अमेरिका के सबसे ज़्यादा करीब होने चाहिए थे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, चाइना, तुर्की, ओमान, पाकिस्तान, वही सबसे कम कोऑपरेट करेंगे, अभी ऐसा लगता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इसका दुनिया पर क्या असर होगा? ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ेगा। ग्लोबल ऑयल इन्वेंट्रीज फरवरी से अब तक 410 मिलियन बैरल्स कम हो चुकी हैं। IEA का कहना है कि दुनिया इस क्वार्टर में रफली 18 लाख बैरल रोज़ की कमी को देख रहा है, यानी उतनी कमी है। पिछले महीने के अंदाज में दुगनी हो गई है ये। अगर ईरान पूरा गल्फ एक्सपोर्ट रोक देता है और शटल ट्रेड भी बंद कर देता है तो ये गैप और बड़ा हो सकता है। रिजर्व क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। दुनिया के सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान सब मिलाकर पहले ही सालों से अपना जो इमरजेंसी स्टॉक है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इनफाइनाइट नहीं है। अगर हॉर्मूज़ लंबे समय तक इफेक्टिवली बंद रहता है तो दुनिया के पास रिप्लेस करने के लिए तेल ख़त्म हो जाएगा। शिपिंग और ट्रेड कॉस्ट बढ़ रही है, टैंकर प्राइसेस पहले ही रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं, उनकी कीमत भी बढ़ रही है और ये कीमत भी आखिरकार तो कंज्यूमर तक पहुंचती है। पेट्रोल, डीजल और हर उस चीज़ की कीमत में ये आपको जो असर है वो दिखाई देता है। अगर शिपिंग की कॉस्ट बढ़ती है, टैंकर्स की कॉस्ट बढ़ती है, उनके इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ती है, जो कि इस वक्त बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का असर है। अमेरिका में खुद फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स ये कह चुके हैं कि
जब तक ये जंग खत्म नहीं होती अमेरिका का इन्फ्लेशन टारगेट अचीव करना मुश्किल है। गैस प्राइसेस पहले ही वहाँ पर बढ़े हुए हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं जो दबाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो हो रहा है इसका एक और असर होगा। चाइना का जो बड़ा रिजर्व है और उसका जो ऑयल इंपोर्ट्स में जो उसने कॉशियस कमी की है, ये दिखाता है कि अगर ये जंग लंबी चलती है तो ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में चाइना का इन्फ्लुएंस अमेरिका से ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा बफर है और ज़्यादा बफर का मतलब ज़्यादा ताकत है। तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की जंग नहीं है, ये पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट, इन्फ्लेशन और ट्रेड को इफ़ेक्ट कर रही है और जितनी लंबी ये खिंचती है उतना ही असर गहरा होता जाएगा। तो फाइनल बात यह है कि अमेरिका के पास टूल्स हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज़्यादा है। ईरान के पास थ्रेट है, लेकिन उसे पूरा इम्प्लीमेंट करना उसकी अपनी डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और बीच में है पूरी दुनिया, अपना ऑयल, अपनी इकॉनमी और अपने इन्फ्लेशन को झेल रही है। इन दोनों के फैसलों का इंतज़ार कर रही है, यानी ईरान क्या और कदम उठाता है और अमेरिका क्या कदम उठाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये इकोनॉमिक डी-डे सच में ईरान को टेबल पर लाएगा या ये सिर्फ एक नया लंबा और महंगा स्टेलमेट बनेगा? कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।